हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ JEE एडवांस पेपर 2। और पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है JEE एडवांस की पेपर 2 की पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑर्गेनिक को डिस्कस किया हुआ है। तो आज मैं फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस पेपर 2020 और पेपर सेकेंड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो एक क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं आपके लिए। द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनस एनर्जीज, मतलब उसको किससे डिनोट किया गया है? I1, I2 एंड I3। फर्स्ट आयनस एनर्जी के लिए I1, सेकंड के लिए I2 एंड थर्ड के लिए I3। आयनस एनर्जी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनस एनर्जी क्या होती है? पहले एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो जो है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनस एनर्जी बोलते हैं। जो वैलेंस शेल है उसमें से यदि हम लोग जो सबसे बाहर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनस एनर्जी। उससे अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको सेकंड आयनस एनर्जी बोलते हैं। और उसके बाद यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको थर्ड आयनस एनर्जी बोलते हैं। आयनस एनर्जी होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड आयनस एनर्जी। यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फर्स्ट आयनस एनर्जी, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनस एनर्जी। और सेकंड यदि निकल गया है तो उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनस एनर्जी बोलेंगे। तो आपको ये मैंने क्लियर करा दिया। I1, I2 एंड I3 ऑफ 4 एटम्स विद एटॉमिक नंबर n, n+1, n+2, n+3। ये जो है 4 एटम्स दिए गए हैं, 4 एटम्स हैं। उसमें एक जो है एक का एटॉमिक नंबर n है, दूसरे का n+1, तीसरे का n+2 और फोर्थ का n+2। पर ये एक कंडीशन लगाई है, वेयर n इज़ लेस देन 10। एटॉमिक नंबर जो है 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। एन के बारे में बात हो रही है कि एन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 से बड़ा नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। जैसे सोडियम नहीं हो सकता, एन जो है सोडियम नहीं हो सकता, एन जो है मैग्नीशियम नहीं हो सकता। एन जो है मतलब 10 से स्मॉल होना चाहिए। आर टेबुलर बिलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन? ये टेबल फॉर्म में दी गई है, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि एन की वैल्यू के फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि एटॉमिक नंबर जो है एन का क्या होगा। एन के लिए पूछा गया है कि एन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आयनस एनर्जी जो है किलो जूल पर मोल में दी गई है, आपको पता है। यदि मैं फर्स्ट आयनस एनर्जी को देखूँ n, n+1, n+2 एंड n+3, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट एनर्जी जो है n की ज़्यादा है, n+1 की और ज़्यादा है, और n+2 की आप देख सकते हो कि कम हो गई है, और n+3 की जो है देख सकते हैं आप कि चलो उससे तो ज़्यादा है, n+2 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे ये जो डाटा है n+2 वाला, n+2 जो एटॉमिक नंबर है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। अब यदि मैं इसको आगे जाऊँ, इसकी I1, I2 और I3 को देखूँ, तो I1 जो वैल्यू है आपकी काफ़ी, मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी कम है, और सेकेंड जो है आयनस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, और थर्ड जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो मैं इस डाटा को यदि देखूँ तो फर्स्ट आयनस एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट एनर्जी कम किसकी हो सकती है? जो हम लोग बात करें तो यदि फर्स्ट एनर्जी जो है कम है वो अल्कली मेटल्स की होती हैं। फर्स्ट एनर्जी जो है हम लोग बात करें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह जो अल्कली मेटल्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे तो n+2 के बारे में बात करूं तो मुझे सोडियम दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सोडियम जो है यहाँ पे फिट बैठता है कि सोडियम जो है फर्स्ट, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। सभी को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना है? 1 है। तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। सोडियम के बारे में बात करूँ तो 281। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकता है, जिसको बिकॉज इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और बात कर सकते हैं कि सोडियम दैट वांट टू अचीव द configuration of noble gas, so that is the reason it can easily the electron from sodium can be easily removed, so that is the reason sodium has low first ion energy जो है that will be low। अब second ion energy जो सोडियम की obvious से ज़्यादा है,
क्यों? क्योंकि ये तो नियोन को अटेन कर चुका है, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन कर रखा है, तो इसलिए इसका जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसकी सेकंड आयन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो यदि तो n+2 का मतलब जो है ये स्पेसिफाई कर रहा है, n+2 जो है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है? वो सोडियम एलिमेंट के एटम को स्पेसिफाई कर रहा है। और n+3 के बारे में बात करें, n+2, यदि n+2 जो है वो सोडियम आ रहा है, तो n+3 कौन सा होगा? n+3 जो होगा दैट विल बी मैग्नीशियम। सोडियम के बाद कौन आएगा? एक एटॉमिक नंबर जो बड़ा है वो किसका आएगा? मैग्नीशियम का आएगा ना। मैग्नीशियम के बारे में हमें पता है कि मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, 282। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। देखो फर्स्ट एनर्जी कम है, लॉस करना आसान है, सेकंड आयन एनर्जी जो कम है उसकी कम है, पर थर्ड आयन एनर्जी जो है आप देख सकते हो कि कितनी है, वो 7733। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा आयन एनर्जी, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा आयन एनर्जी। आप देख सकते हो कि 7733 जो है 7733 जो है आयन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है काफ़ी, सेकंड को भी चलो निकालना ईजी है, पर जो थर्ड है, क्योंकि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 28, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल, यदि 2 इलेक्ट्रॉन mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट विल बिकम, mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट विल बिकम 28 बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इजिली लॉस कर देगा, पर ये जो अब ये जो Mg2+ है वो नियोन की कन्फिग्रेशन को अटेन कर चुका है, तो अब आपको पता है कि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है निकालना इससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी थर्ड आयन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि n+2 जो है दैट विल स्पेसिफाई द सोडियम, और n+3 जो है दैट विल स्पेसिफाई द मैग्नीशियम, और n+1 जो है इससे कम एटॉमिक नंबर जो है किसका होगा? नियोन का होगा। नियोन का 2081। आप देख सकते हैं कि जो है 2801 मतलब ठीक ठाक इसकी आयन एनर्जी है, क्योंकि नियोन जो है वो n+1 के लिए नियोन आ गया, क्योंकि नियोन जो होता है वो स्टेबल होता है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी फर्स्ट आयन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो नियोन और n जो है हम लोग बात कर रहे हैं, नियोन से कम जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होगा? फ्लोरीन का। किसका है? किसका होगा? एन जो है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है? एन जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन होगा, एन की जो वैल्यू है फ्लोरीन के लिए, एन की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। अगला n+1 जो है वो 10 है, नोबल गैस। n+2 जो है सोडियम होगा, और n+3 जो है आप देख सकते हैं कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। तो हमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि n की वैल्यू जो है ये जो एलिमेंट का जो एटम है वो फ्लोरीन होगा, और उसके लिए n की वैल्यू जो है दैट विल बी 9 होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि जो 9 इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, और इसके लिए n की वैल्यू जो है एन फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, इसलिए n की वैल्यू जो है वो 9 होगी, और n जो है n = 9 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप देख रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। ये कंपाउंड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। व्हेन अ चार्ज कॉम इज ब्रोट नियर देयर फ्लोइंग स्ट्रीम, हाउ मैनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। ये आपके लिक्विड फॉर्म में दिए गए हैं, कंपाउंड्स दिए हुए हैं, O2 HF H2O NH3 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CH क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो आप देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी ये कंपाउंड जो है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। ये O2 भी हो सकते हैं, ये स्ट्रीम जो है O2 की हो सकती है, ये स्ट्रीम HF की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, अमोनिया H2O2, ठीक है। तो किसी की भी स्ट्रीम हो सकती है। तो व्हेन अ चार्ज कॉम इज़ ब्रोट नियर, जब हम लोग चार्ज कॉम है, रब किया गया है किसी के साथ, इसको रब किया गया है, और जो आपकी जो कॉम है दैट गेट चार्ज्ड, वो चार्ज हो गई है। जब हम लोग चार्ज कॉम को इन लिक्विड कंपाउंड्स के नज़दीक लाते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो कि जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये जो स्ट्रीम है दैट इज़ अट्रैक्टेड टू वर्ड कॉम की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्टेड हो रही है। तो हमें पूछा गया है कि
कौन से कंपाउंड जो है, कौन से कंपाउंड जो है वो चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट होंगे, चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें जो है एक एंड जो है नेगेटिव होता है और दूसरा एंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव एंड की वजह से उसमें दो पोल्स होते हैं। दो पोल्स होने की वजह से उनमें उनको हम लोग बोल सकते हैं कि उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो हम जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स जो बोल रहे हैं हम लोग, इनमें से कुछ जो है पोलर होंगे, कुछ जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे। पोलर होंगे तो उनमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एंड होंगे, जिसको हम लोग पोल्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब चार्ज जो कॉम है, जब चार्ज कॉम जो है हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स के पास लाते हैं, तो ये चार्ज जो कॉम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे इसकी तरफ अट्रैक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि जो चार्ज कॉम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगी तो पोलर मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव पोल होने की वजह से जो है चार्ज कॉम के प्रति वो अट्रैक्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्लियर बता दिया मैंने कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं चार्ज कॉम के प्रति। चार्ज कॉम के प्रति इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन पे जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है पोल्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से वो जो है चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब हम लोग देखें तो कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और कौन कौन से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमें दिया गया है, जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो O2 दिया गया है। O2 जो मॉलिक्यूल है वो जो है O2 मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है दैट इज जीरो है, तो जिसकी वजह से ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। तो नॉन पोलर है इसलिए ये जो है चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए ये इसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं कि ये चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। O2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये नॉन पोलर बन जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी में हम लोग बात कर रहे हैं HF में जो है पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम लोग कंसीडर करें जैसे कि HF, HCl, HBr, HI हैलोजन्स की कैटेगरी को यदि मैं स्पेसिफाई करूँ तो HF, HCl और HBr, Br और HI, तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ज़्यादा होगा उतना जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। एक्चुअली में हम डाइपोल मोमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की वजह से हम लोग पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे डिस्प्ले देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं HF, HCl, HBr, HI। तो इसमें क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो HF का ज़्यादा है HCl से, HCl का HBr से ज़्यादा है, HBr का HI से ज़्यादा है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन तो सभी के लिए कॉमन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सभी से ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है HF में सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो है यदि ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि HF की पोलैरिटी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा चार्ज कॉम के प्रति, जो चार्ज कॉम के प्रति जो है अट्रैक्शन जो होगा वो HF का क्या होगा, ज़्यादा होगा। O2 के केस में हम लोग बात करें, O2 के केस में जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। तो आपको बता दिया कि डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से, ये नॉन पोलर होने की वजह से ये इसको जो है चार्ज कॉम जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। वाटर तो आपको पता ही है कि पोलर है, वाटर जो है पोलर है, तो आसानी से ये जो है चार्ज कॉम जो है इसको अट्रैक्ट कर लेंगी। और वाटर के बारे में, वाटर जो है पोलर जो है आपको पता है पोलैरिटी की वजह से ही
वाटर की पोलैरिटी की वजह से ये NaCl जो है वाटर में क्या करता है, डिसोल्व करता है, लाइक डिसोल्व लाइक। तो वाटर की पोलैरिटी की वजह से NaCl जो है वाटर में डिसोल्व करते हैं। तो वाटर जो है वो जो है चार्ज को जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने 1 2 3 4 तीन केसेस को डिस्कस किया। तो जिसमें O2 जो है नॉन पोलर है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, HF और H2 जो है वो पोलर है, तो वो चार्ज कोम के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। NH3 का भी वैसा ही है कि NH3 जो है वो पोलर मोलिक्यूल है, जिसकी वजह से चार्ज कोम जो है उसको अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है पोलर मोलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये जो है चार्ज कोम जो है इसको अट्रैक्ट करेगी। अगली बात कर रहा हूँ CCl4। CCl4 में इवन जो है डाइपोल मोमेंट होता है, पर बात ये है कि डाइपोल मोमेंट होते हुए भी ये जो कंपाउंड जो दैट इज़ क्या है, नॉन पोलर है। वो क्यों है? क्योंकि CCl4 जो है वो सिमेट्रिकल मोलिक्यूल है, और सिमेट्रिकल मोलिक्यूल जो है जैसे CO2 हो गया, CCl4 हो गया, BF3 हो गया, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पायरीन बोलते हैं, जो कि CCl4 जो है फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होती है। तो CCl4 जो है BF3 हो गया, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, तो इनका जो है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल बी कैंसिल आउट हो जाएगा। CO2 वगैरह का डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर हो जाएंगे। तो अभी मैं CCl4 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो CCl4 जो है यहाँ से यदि फ्लो करवाएं CCl4 को, तो ये चार्ज जो कॉम है इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो कंपाउंड है CCl4 जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है पोलर मोलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो जाएगी। बेंजीन के बारे में बात करें, इसका डाइपोल मोमेंट जो है 0 है, सिमेट्रिकल मोलिक्यूल है। सभी को पता है बेंजीन जो है सिमेट्रिकल मोलिक्यूल होता है, सिमेट्री होती है इसकी, तो जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। इट विल नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड द चार्ज, कॉम के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगी। और इसके बाद आ गया C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है वो पोलर कंपाउंड है, पोलर मोलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये जो है चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो है HF H2O NH3 H2O2 क्लोरोफॉर्म और ये जो है क्लोरोबेंजीन जो है दैट विल बी पोलर मोलिक्यूल्स हैं, एंड इनका यदि मैं फ्लो करवाऊँ तो चार्ज कॉम जो है इनको अट्रैक्ट करेगी। और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं जैसे कि O2 CCl4 C6H6 जो है ये जो है इनका जो ये जो है नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द चार्ज कॉम, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि टोटल जो कंपाउंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड जो है पोलर मोलिक्यूल्स हैं, और जो इनको चार्ज कॉम जो है अपनी प्रति क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो 6 कंपाउंड जो है वो चार्ज कॉम के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर जो होगा दैट इज 6 होगा। और यही इसका ऑफिशियल आंसर है कि 6 जो है 6 जो कंपाउंड हैं वो चार्ज कॉम के प्रति क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो 6 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ये थर्ड क्वेश्चन है JEE एडवांस का 2020 का। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टाइक्योमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक सोल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। मतलब KMnO4 जो है पोटाशियम परमैंगनेट जो है पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन वीकली बेसिक सोल्यूशन। तो उसमें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड, कि आयोडीन के कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो रिलीज होंगे जब KMnO4 जो है 4 मोल जो है वो कंज्यूम हो रहा है। मतलब 4 मोल्स KMnO4 को कंज्यूम करने के लिए कितने आयोडीन जो है, कितने मोल जो है आयोडीन जो है वो रिलीज होंगे। तो ये क्वेश्चन हमें बोला गया है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चंस में, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो KMnO4 है बेसिक मीडियम में वो रिड्यूस हो जाता है, किसमें, MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं इसके आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसके आयनिक इक्वेशन लिखूँगा स्टूडेंट्स, तो ये पोटाशियम परमैंगनेट की आयनिक इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं MnO4 माइनस, पोटाशियम हट गया इसकी वजह से MnO4 के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। और ये जो KMnO4 जो था वो रिड्यूस हो रहा है, किसमें रिड्यूस हो रहा है, MnO2 में रिड्यूस हो रहा है, MnO2 में रिड्यूस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो इसके लिए मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन जो है दैट इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स 4H2 4H2O ऑक्सीजन जो है दैट गेट बैलेंस्ड। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने 4H2O से इसको बैलेंस कर दिया। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो है सॉरी यहाँ पे जो है 2H2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। MnO2 में 2 ऑलरेडी ऑक्सीजन है। यदि हम लोग लेफ्ट साइड बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और राइट साइड भी 4 होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए 2H2O लगा दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो गए राइट साइड वो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, तो लेफ्ट साइड में भी 4 हो गए और राइट साइड में 4 हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो राइट साइड है वो H+ आयन जो हाइड्रोजन है वो बढ़ गए। तो हाइड्रोजन जब बढ़ गए 4 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4H+ लिख देंगे 4H+। आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन वो बैलेंस हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H+ कर दिया हमने। अब हम देख सकते हैं कि चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी 7 + 7 4 × 8 और माइनस हो जाएगा और ये +7 हो जाएगी। और MnO2 में जो इसकी इस पर जो मैंगनीज के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा +4। ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया 4। इस पर आप देख रहे हो कि इस पर चार्ज जो है +7 है, इस पर +4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लगाए गए 3 इलेक्ट्रॉन लगाए जाएंगे। चार्ज बैलेंस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो KMnO4 जो है क्या हो रहा है, उसका रिड्यूस हो रहा है, वो रिड्यूस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। +7 से किस में जा रही है, +4 में हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब कम होती है दैट इज कॉल्ड वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है। मैंगनीज जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो वो रिड्यूस हो रहा है, और ये रिड्यूस हो रहा है पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। किस में हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड जो दैट इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। तो मैं इसके आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आयनिक इक्वेशन लिखूंगा, पोटेशियम आयोडाइड को मैं लिख सकता हूँ आयोडीन आयनिक इक्वेशन में माइनस, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि I2 जो है दैट विल बी रिलीज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ I2 विल रिलीज्ड, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 है और यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म है 0 है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या हो रहा है, बढ़ रही है, -1 से 0 हो रही है। तो इसका मतलब आयोडीन जो है वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है और आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बैलेंस करना है, यहाँ पे आयोडीन 2 है तो इसलिए दैट इज द रीजन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम लोग देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, तो सो दैट इज द रीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन ही है ये एक टाइप से, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। पोटेशियम परमैंगनेट जो है आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयोडीन जो है पोटेशियम आयोडाइड जो दैट इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। तो हमने अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सो दैट इज द रीजन ऊपर जो है मल्टीप्लाइड हो जाएंगे किससे 2 से, और नीचे जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किससे होगा 3 से होगा। तो ये जनाब यहाँ पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये ओवरऑल जो रिडॉक्स रिएक्शन बना, जो आपकी इक्वेशन बन रही है ओवरऑल इक्वेशन, दिस विल बी 2MnO4 माइनस प्लस 3 × 6 I माइनस, और आप देख सकते हैं कि दिस विल बी 2MnO2 एंड +3 आयोडीन। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों की ये इक्वेशन बन रही है, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये इक्वेशन बन रही है। तो आप क्या देख रही है बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 2 मोल जो है MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या MnO4 माइनस, 2 मोल MnO4 माइनस जो है वो 2 मोल जो MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो 3 मोल आयोडीन को लिबरेट कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं 3 मोल आयोडीन को लिबरेट कर रहे हैं। 2 मोल यहाँ पर रिलेशनशिप किसके बीच में है,
क्वेश्चन में यही बोला गया है ना कि 4 मोल KMnO4 जो है कितने मोल आयोडीन को रिलीज करेगी, यही पूछा गया है। तो 2 मोल जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो क्या कर रहा है, 3 मोल आयोडीन को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। तो क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है कि 4 मोल पोटाशियम परमैंगनेट कितने मोल आयोडीन को लिबरेट करेगी, तो आप देख सकते हो कि कितने मोल आयोडीन को लिबरेट करेगी। तो ये जो है 4 मोल जो है 6 मोल आयोडीन को लिबरेट करेगी। क्या किया यार, मैंने डबल ही किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे 2 का डबल 4 हो गया और 3 का डबल क्या हो गया, 6 हो गया, दैट इज़ ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है कि जो पूछा गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4। 4 मोल्स जो है KMnO4 जो है वो कितने मोल्स आयोडीन को लिबरेट करेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, फाइनली 6 होगा आंसर, कि 4 मोल KMnO4 जो है 6 मोल आयोडीन को लिबरेट करेगी। तो ये इसका ऑफिशियली आंसर है। पर बात ये है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में मैं देखूँ तो बच्चों यहाँ पे यार बेसिक सोल्यूशन बोला गया है। तो बेसिक सोल्यूशन के हिसाब से जो है आयोडीन लिबरेट नहीं होती है बच्चों। बेसिक सोल्यूशन में जो है KMnO4 जो है आयोडीन लिबरेट नहीं होगी। वहाँ पे जो लिबरेट होगा IO3- आयोडेट लिबरेट होता है। पर ऑफिशियली के हिसाब से यदि बोले तो इसका आंसर 6 बोला गया है, तो 6 है। यदि बात करूं बेसिक सोल्यूशन के हिसाब से, तो बेसिक सोल्यूशन के हिसाब से बच्चों जो है वो आयोडेट IO3- जो है वो लिबरेट होगा, वो निकलेगी, IO3- होगा। तो यदि मैं उस हिसाब से देखूं तो आयोडीन लिबरेट नहीं होगी, तो उसका आंसर जो है यदि मैं आयोडेट लिबरेट हो, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो है आयोडेट निकलता है, ठीक है, IO3- होता है, ये प्रोडक्ट आएगा। तो आयोडेट में बेसिक जो है MnO4- जो है वो क्या करेगा, बेसिक मीडियम में IO3 को MnO3- जो है MnO जो पोटाशियम परमैंगनेट है, जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो IO3- की फॉर्मेशन होगी। तो उस केस में आयोडीन नहीं फॉर्म होगी, उस केस में आयोडीन फॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 0 मोल हो सकता है। पर अब आंसर जो है यहाँ पे बोला गया है कि एडवांस के द्वारा जो बोला गया कि आंसर जो है वो बोला गया है, मेंशन किया गया है 6 मोल बोला गया है। तो 6 मोल तो इसी हिसाब से आ सकता है। तो अभी यदि 6 बोला गया है, 6 मोल बोला गया है, 6 मोल ऑफ आयोडीन बोला गया है, तो 6 जो है दैट इज़ द आंसर। तो इस टाइप से ये 6 मोल जो है आयोडीन जो है लिबरेट होगी 4 मोल से। 4 मोल जो KMnO4 है वो 6 मोल आयोडीन को लिबरेट करेगा, ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 4th क्वेश्चन है, एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट वाज लेयर्ड पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4। ये पोटाशियम क्रोमेट क्या है, पोटाशियम क्रोमेट का येलो कलर होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, जो कि ऑरेंज कलर होता है उसका, कंपाउंड का ऑरेंज कलर को जब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में अल्कलीज में जब इसको हीट करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में हीट करते हैं, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है येलो कलर में। और जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो पोटाशियम क्रोमेट होता है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पोटाशियम क्रोमेट की, जो कि येलो कलर कंपाउंड होता है। वाज लेयर्ड विद एसिडिफाइड लिया हमने, पोटाशियम क्रोमेट लिया, जिस वाज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इसको लेयर कर दिया किससे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ किससे, एमाइल अल्कोहल से इसको लेयर कर दिया। एमाइल अल्कोहल के बारे में बात करूं तो एमाइल अल्कोहल जो है वो ये सोलवेंट यूज़ होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। एमाइल अल्कोहल व्हेन इट वाज शेकन आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ 3% H2O2, ये जब इसको हम लोग क्या करते हैं, शेक करते हैं किससे, 1 मिलीलीटर ऑफ 3% H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ शेक करते हैं। पोटाशियम क्रोमेट लिया, उसमें इक्वल वॉल्यूम अमाइल अल्कोहल डाला और उसको शेक किया किससे, 1 मिलीलीटर ऑफ 3% H2SO4 से शेक किया। जब हमने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला 3%, तो ब्लू कलर की लेयर बनी। और ब्लू कलर जो है वो किसकी फॉर्मेशन से हुआ, द ब्लू कलर इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड X, जिसको हम लोग X बोला गया, क्रोमियम 6 कंपाउंड, नाम ही आ गया, क्लियर है कौन है, CrO5। सभी को याद होगा CrO5, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होती है, 6 होती है।
ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि भाई क्रोमियम जो ऑक्साइड है दैट इज़ कॉल्ड CrO5 है, उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्रोमियम, ये सीधी बात बता दी इसने कि क्रोमियम 6 कंपाउंड जो वो X है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है क्रोमियम से कितने जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने जो क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। समझिए क्वेश्चन, सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पोटाशियम देखो आपने आप ही बोल दिया उसने क्रोमियम 6 कंपाउंड बता दिया उसने। तो पता ही है कि भाई CrO5 होता है, CrO5 होता है। तो CrO5 में जो पूछा गया है कि क्रोमियम जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है। क्रोमियम जो है ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड कितने मतलब सिंगल बॉन्ड से क्रोमियम और जो ऑक्सीजन जो है वो जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, वो कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन जो है क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दिख ही रहा है 1 2 3 4। हम लोग देखें स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमियम जो है 5 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। 5 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, और 4 ऑक्सीजन के साथ जो है वो 1 2 3 4 वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यही पूछा गया था। तो कितने ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो कितने हैं, वो ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर 4 है। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्लियर हो जाता है यहाँ से, क्लियर हो गया ना। क्रोमियम 6 कंपाउंड यहाँ से क्लिक हो जाता है ये माइंड में ना। पर चलो थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा आपके नॉलेज को बढ़ा देता हूँ कि इसको डीपली मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नाम ही हमेशा वीडियोस का डिटेल्ड सोल्यूशन बोला होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ तुमको, है ना। तो सिंपल बात देखो आप, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है ये इसमें ना। और आप जो पढ़ाई करो मज़े के लिए करो, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करो, अपने बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर करके करोगे तो बड़ा अच्छा होगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने का। तो कभी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि वही कि पोटाशियम क्रोमेट लिया जिसमें हमने एमाइल अल्कोहल डाला, इक्वल वॉल्यूम डाला भाई, और उसमें हमने 1 मिलीलीटर डाला 3% H2O2। ब्लू कलर किसका होता है हमें पता ही है, ब्लू कलर आया, ब्लू कलर की लेयर आ रही है, और वो ब्लू कलर जो होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से होता है, क्रोमियम 6 कंपाउंड की वजह से होता है, ठीक है। और वो क्रोमियम X जो पूछा गया वो कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है, वो क्रोमियम 6 कंपाउंड है, जिसको हम लोग CrO5 है ना, CrO5 होगा। तो यही पूछा गया है, फिर मैं बता रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड इन ए मोलिक्यूल, है ना, ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि जब पोटाशियम क्रोमेट को H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जब पोटाशियम क्रोमेट को हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एमाइल अल्कोहल, ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है CrO5। CrO5 के बारे में बात करें तो CrO5 जो है हम लोग इसको क्रोमियम 6 ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, या इसको क्रोमियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, या फिर क्रोमियम 6 पर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्रोमियम 6 पर ऑक्साइड ये भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलो आप, ठीक है, पर ऑक्साइड। ब्लू कलर होता है इसका क्रोमियम पर ऑक्साइड का। अब बात रही यार यहाँ पे एक बात बोली है कि एमाइल अल्कोहल डाला है। एमाइल अल्कोहल क्या होता है, एमाइल अल्कोहल जो है इसका फार्मूला होता है C5H12O, ये होता है इसका फार्मूला। और यदि मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से आप देख सकते हो। कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, कार्बन 5 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन जो है 12 है, और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर होता है किसका, एमाइल अल्कोहल का। एमाइल अल्कोहल जो है, मैं यदि बात करूँ एमाइल अल्कोहल की, तो एमाइल पोलैरिटी के बारे में बात करूँ तो वाटर जो है उसकी पोलैरिटी जो है ज़्यादा होती है, फिनोल की पोलैरिटी उससे वाटर की पोलैरिटी से कम होती है, और एमाइल अल्कोहल की जो पोलैरिटी है इससे भी कम होती है। लीस्ट पोलर हो गया इनमें तो एमाइल अल्कोहल किसकी पोलैरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं पोलैरिटी के बारे में बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि वाटर की पोलैरिटी ज़्यादा है, फिर फिनोल की पोलैरिटी, और एमाइल अल्कोहल की जो पोलैरिटी है वो काफ़ी कम है।
तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे एमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस रखी गई है, यदि यहाँ पे जैसे एमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं होती तो वाटर होना था, वाटर फॉर्म होना था ना। तो वाटर जब होना था तो वाटर जब होगा, यदि वाटर है तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा कि ये जो CrO5 जो है दैट विल, वाटर में क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। और ये वाटर में अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, ये क्रोमियम जो क्रोमियम जो 6 जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, क्रोमियम जो जिसकी ऊपर चार्ज जो है +6 है, वो जो है डिकम्पोज होकर के क्रोमियम 6 से डिकम्पोज होकर के क्रोमियम 6 से वो डिकम्पोज हो जाएगा और किसमें हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो Cr3+ में रिड्यूस हो जाएगा। ये CrO5 जो है वो रिड्यूस होकर के, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है क्रोमियम की, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा वो +3 में वाटर की प्रेजेंस में, वाटर जो यहाँ पे जो वाटर की वजह से। तो इसलिए यहाँ ये जो है क्रोमियम जो ऑक्साइड है, क्रोमियम जो 6 पर ऑक्साइड है, वो जो है वो अनस्टेबल होता है किसमें, वाटर में। इसलिए कौन सा मीडियम है यहाँ पे, एमाइल अल्कोहल रखा गया है। एमाइल अल्कोहल में जो है क्रोमियम जो पर ऑक्साइड जो होता है वो स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो पोटाशियम क्रोमेट जो है वाज लेड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमाइल अल्कोहल, इसलिए एमाइल अल्कोहल में डाला गया है कि ये जो फॉर्म हो रहा है कौन, क्रोमियम जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये, या फिर हम लोग जो क्रोमियम पर ऑक्साइड बोल रहे हैं, क्रोमियम 6 पर ऑक्साइड बोल रहे हैं, ये एमाइल अल्कोहल में स्टेबल होता है। जिसकी वजह से यदि वाटर होता तो वाटर के केस में क्या होना था, ये जो Cr+6 है, इसमें जो क्रोमियम CrO5 में जो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 दैट विल बी रिड्यूस टू +3 में ये रिड्यूस हो जाना था। और इसका जो कलर है ब्लू से ग्रीन हो जाना था। तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि एमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जा रहा है पोटाशियम क्रोमेट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, कि क्रोमियम जो पेरोक्साइड है, क्रोमियम जो 6 ऑक्साइड है, वो क्या रहे, स्टेबल रहे। तो आप देख सकते हैं कि मैं यदि बात करूं, ये CrO5 बना है। CrO5 के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, स्टार्टिंग में कर दिया कि क्रोमियम जो ऑक्साइड है CrO5 है, उसमें जो है 5 ऑक्सीजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन जो है क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो 5th जो ऑक्सीजन होता है वो क्रोमियम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ऑक्सीजन जो क्रोमियम से बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, वो कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो क्रोमियम से जुड़े हैं वो 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन जो है जो क्रोमियम से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, 4 ही ऑक्सीजन है जो क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो 4 जो है इसका जो है फाइनल आंसर है। तो 4 जो है आप देख सकते हैं कि 4 जो है इसका आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, देखने में तो थोड़ा कुछ काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड x, मतलब एक कंपाउंड है x है, x जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, जिसका मास कितना है जो x है उसका मास कितना है, m है। मतलब एक कंपाउंड है जो डिनोट किया गया है उसको x बोला गया है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड या गैस हो सकता है, जिसका वेट कितना है, उसका जो मास है वो कितना है, m है। टेकन इन ए कंटेनर में ले लिया भाई, इज लोडेड इन द बैलेंस में लोड कर दिया उसको, बिल्कुल एज शोन इन फिगर 1 बिलो, देख लो आप देख लो सभी, ठीक है। बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई, फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड द पेन विद एक्स इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, जब हम लोग इस पेन को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, द पेन विद एक्स इज आइदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, या तो वो ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ में हमने इस सब्सटेंस को प्लेस कर दिया तो ये जो सब्सटेंस था वो ऊपर चला गया,
ऊपर इसलिए चला गया मेरे भाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और ख्याल रखो कि मैग्नेटिक फील्ड रिपेल किसको करती है, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती है किसको करती है, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को। किसको, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करती है, रिपेल करती है, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है वो ऊपर जा रहा है। तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ये रिपेल कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है। चलो आगे कंप्लीट करते हैं। और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, या फिर वो क्या होएगा, या जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक्स को प्लेस करेंगे करेंगे या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड एक्स, वो डिपेंड करेगा कि उस कंपाउंड की क्या, कि किस टाइप का वो कंपाउंड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपाउंड लिया गया है, एक एक्स जो है वो कंपाउंड है जिसका मास जो है m है। वो एक कंपाउंड जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ठीक है जी। अभी यहाँ पे था, कोई वहीं पे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। जब इस जो सब्सटेंस है जिसका मास m है, जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सब्सटेंस है ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों ये भाई ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड रिपेल किसको करती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करती है। क्यों करती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, भाई उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड रहते हैं। पेयर्ड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस सब्सटेंस को क्या करेगी, रिपेल करेगी, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है जी। और आप देख रहे हो यहाँ पे जो अगली जो पिक्चर है, थर्ड पिक्चर में देख रहे हो आप, ठीक है, थर्ड में। तो ये जो है वो सब्सटेंस जो है, ये एरो नीचे किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, पहले ये बराबर था ना, ये वेट क्या था, बराबर था। अब ये क्या हुआ, अब देख सकते हो कि ऊपर हो गया था, देख लो, पहले बराबर था, इसने इसको रिपेल किया, जिसकी वजह से ये ऊपर हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना, देख सकते हो। ठीक है, रिपेल किया तो पहले बीच में बराबर था, जब रिपेल किया तो ऊपर चला गया, ये ऊपर की तरफ रिपेल किया। ठीक है। और जब इसको अट्रैक्ट किया तो वो नीचे की तरफ हो गया, है ना, नीचे की तरफ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रही है, थर्ड केस में इसको क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट किसको करती है मेरे भाई, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उनमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक। मोर नंबर ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा, यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो बीच वाले में क्या हो रहा है भाई, बीच वाले में कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है जी। क्वेश्चन आगे समझ। अब जैसे हम लोग देखें, देखो भाई नीचे दिखाया गया है, बोला है कि भाई पहले बोलता है कि x इज़ H2O, बोलता है कि x जो है वो H2O है। यदि x जो है H2O है, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज़ अपवर्ड, पेन जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ झटका मारेगी, मतलब रिपेल करेगी। अब चेक करते हैं हम लोग वाटर के बारे में, वाटर के बारे में हम लोग चेक करें तो भाई सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है कि नहीं, पेयर्ड है ना। वाटर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, वाटर जो है, हो गया क्लियर। यहाँ पे वाटर के में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, हाइड्रोजन के साथ पेयर्ड है, इसके साथ पेयर्ड है, ये लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर जो है वो भी क्या है, पेयर्ड है। तो H2 में जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। H2 में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से ये वाटर जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से ये जो पेन है वो अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा। तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन में आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं नीचे सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करें, बी, एक्स इज K4FeCN का होल 6, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज अपवर्ड। अब मैं थोड़ा सा इसको करवा देता हूँ आपको कि क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं K4, जैसे कि बोला गया, मैं इसको कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, K4FeCN का होल 6। ठीक है जी।
K4FeCN का होल 6, ठीक है। तो हमें पता है भाई 2881 पोटाशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है ना, टू बिकम आर्गन, आर्गन की तरह बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है, इसलिए इसकी जो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1 होगा। यहाँ पे 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आयरन है, आयरन के लिए मानना x +6। साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड जो है, पोटाशियम साइनाइड में पोटाशियम पे प्लस चार्ज होता है और साइनाइड पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है, ये -1, और टोटल चार्ज जो है वो 0 होगा, टोटल चार्ज जो है 0 है। तो ये देख लो आप, +4 आ गया, यहाँ पे +x आ गया, और -6 इजिकल टू क्या आएगा, 0। और आप देख सकते हैं कि x इजिकल टू किसके इक्वल आ गया, +2 के इक्वल आ गया, आप देख सकते हैं कि, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि तो इसमें हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली वो किसकी निकाली, आयरन की निकाली। हो गया क्लियर। ये +1 × 4 आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको x माना, 6, और साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, और टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +2 आ रही है। तो Fe जो बात कर रही है, Fe की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, आर्गन 4s2 3d6 Fe2+ के बारे में बात करें तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, 4s2 दैट विल बिकम 0, दैट विल 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो अब जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है Fe2+, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है यहाँ पे K4FeCN6, यहाँ पे 3d6 है ना, 3d6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी एक ऑर्बिटल ज़्यादा लगा दी मैंने, एक दोबारा बन रहा था। आप देख सकते हैं कि जैसे कि Fe2+ के बारे में बात हो रही थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये आ गया 3d6 है ना, ये 3d6 बन गया। तो कॉम्प्लेक्स है ना ये K4FeCN का होल 6। एक्चुअली में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इस केस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो है, जब ये लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल के पास आता है, Fe जो है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल के पास जो है जब साइनाइड आता है तो ये जो डी ऑर्बिटल है ना, जो डी ऑर्बिटल है, जो अभी यहाँ पे मैंने 3d6 के बारे में बात की थी, 3d6 है यहाँ पे ना, तो जो इनकी जो डीजेनरेसी वो है ओवर हो जाती है, दे विल बी स्प्लिट इनटू 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक होता है T2G और दूसरा क्या होता है, EG, T2G और EG। T2G मीन्स ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G, और यदि टेट्राहेड्रल का केस हो 4 हो तो T2 ही लिखते हैं, यहाँ पे G नहीं लगेगा, ठीक है जी। साइनाइड है, पावर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है। EG मीन्स डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, T2G मीन्स ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसमें स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है। जब स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा है तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d6 है ना, 3d6 है, तो ये आ गया 1 2 3। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो जो दैट इज कॉल्ड डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा मीन O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, डेल्टा की काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके बीच में, ठीक है। तो स्प्लिटिंग जो है ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं पहुँच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अभी आपको मेंशन किया था मैंने, 3d6 बोला था ना, 3d6 बोला था, अभी 3d6 बोल चुका मैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हो 3d क्या बन गया, 6 बन गया, हो गया 3d6 हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड अप हो गए, K4FeCN6 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो गए। मैं ये भी बता देता हूँ कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये T2G
और Ag। इसके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनमें जो गैप होता है वो कम होता है। तो इस केस में गैप कम है, इस केस में गैप क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में होते हैं यदि इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा सकते थे, क्योंकि गैप क्या था, कम था। इसमें गैप क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं जाएंगे, वो नीचे आएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है दैट गेट पेयर्ड अप। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है दे गेट पेयर्ड अप हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, पेयर्ड अप हो रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने इसको पेयर्ड अप कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो गए, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये वाला कॉम्प्लेक्स K4FeCN का होल 6 जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो गए, जिसकी वजह से ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक होगा तो जो है मैग्नेटिक, ये बी वाला जो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, बी वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो सेकंड वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, सेकंड वाला जो डायग्राम दिख रहा है, तो ये जो पेन है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, क्योंकि K4FeCN6 में साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो गए, पेयर होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, जिसकी वजह से पेन जो है ऊपर जाएगा। लग गया पता। तो यहाँ पे क्या बोला गया, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज अपवर्ड। तो बिल्कुल हमारी बात के साथ ये स्टेटमेंट जो है एग्री हो रही है। तो फर्स्ट भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो है इसमें जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, जिसकी वजह से पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है ये सब्सटेंस वाटर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, इसलिए पेन जो है ऊपर जा रहा है। और सेकंड केस में भी ऐसा ही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ रिपेल कर रही है। और थर्ड ऑप्शन के बारे में बच्चों बात करो तो O2 का तो याद होगा सभी को, मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम याद होगा। तो ऊपर जो है O2 में मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनाते हो आप, ऊपर आता है π*2px और π*2py आता है। π*2px में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और π*2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक π*2px में होता है, दूसरा π*2py में। तो O2 में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये दोनों केसों से उल्टा होगा, है ना, क्योंकि ये O2 में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो थर्ड जो डायग्राम दिया गया है तो इसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगी तो पेन की जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी। कौन सी होगी, पेन की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। तो सी ऑप्शन में जो है कि ये बोला गया है कि पेन इज़ डाउनवर्ड, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज़ डाउनवर्ड। तो ये हमारी बात के साथ क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ABC जो है तीनों ऑप्शन जो है सही है। वाटर क्या था, डायमैग्नेटिक था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ने इसको रिपेल किया, जिसकी वजह से अब बढ़ गया। K4FeCN6 जो दैट इज़ ऑल्सो डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल कर दी, जिसकी वजह से अपवर्ड गया। O2 जो है पैरामैग्नेटिक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से पेन की मूवमेंट जो है डाउनवर्ड होगी। और नेक्स्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड लास्ट ऑप्शन, दैट इज D, C6H6 बेंजीन जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे जो है वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने की वजह से ये जो है डायमैग्नेटिक होगा, और डायमैग्नेटिक होने की वजह से ये जो सेकंड ऑप्शन है वो होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, और इसको कहाँ पे जाना चाहिए, अपवर्ड जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको अपवर्ड। तो आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया, डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन इज डाउनवर्ड। तो हमारी जो स्टेटमेंट, हम लोग की जो थिंकिंग है उसके साथ ये स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है। तो C6H6 जो है वो एक्चुअली में जो है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होने की वजह से इसको मैग्नेटिक फील्ड ने रिपेल करना था, इसलिए पेन को ऊपर जाना चाहिए था, जैसे सेकंड केस में हो रहा है। ठीक है, पर इसमें जो है बोला गया है कि जो पेन की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। तो ये हमारे जो कंसेप्ट है उसके साथ वेरीफाई नहीं होते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर्स होंगे A, B एंड C। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा A, B एंड C। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको काफ़ी डिस्कशन के साथ। इसमें डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ आपके साथ कि जो है आपके फंडामेंटल जो है दैट शुड बी क्लियर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, तभी ये जो है JEE एडवांस जो है आप क्लियर कर सकते हैं। अब काफ़ी थोड़ा टाइम हो चुका है रात को, तो मैं भी थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि सोना चाहिए, है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो आप ये वीडियोस देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब और भी बच्चों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो मतलब सभी के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करें कि सभी के कंसेप्ट जो वो क्लियर हों और काफ़ी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बने। कॉम्पिटिशन्स की फीलिंग होनी चाहिए, तभी जो है हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़ेगा। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।